मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये मेरी आंटी हरगिज़ नहीं है। मैंने जानबूझकर उन्हें कहा, अगर आप नहीं चाहती हैं अभी जाऊं मैं, तो मैं नहीं जाऊंगी, आपका हुक्म थोड़ी ना टाल सकती हूँ। मैंने जानबूझकर कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आज हर सूरत मुझे अपने घर जाना था। पैसे मेरे पास थे। मैंने दिल में सोचा, लाहौर में पढ़ने का ख्वाब तो मेरा अधूरा ही रह गया, लेकिन हर ख्वाब जान से कीमती थोड़ी ना होता है। मैंने वज़ू किया और फिर नमाज़ पढ़ने लगी। वैसे तो मैं रोज़ाना नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका था कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज इंसान की बुरी चीज़ों से हिफाजत करती है। मैंने रात को यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। मेरा सामान पूरा पैक्ड था। मैंने नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआएं करी, ढेरों दुआएं कही कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी सारी गलती खताओं को माफ़ कर दे और मुझे इस मुसीबत से अब तेरे सिवा कोई नहीं निकाल सकता। मेरे मौला परवरदिगार आलम, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरी खताओं को दरगुजर कर दे। बस मुझे यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकाल दे। अम्मी से जिद करके मैं लाहौर पढ़ने आई थी, लेकिन देखें मेरे साथ क्या हो गया। कितनी खुशी से मैं यहाँ आई थी और अब मुझे अपनी जान बचाकर इस घर से जाना पड़ रहा था। मैंने अच्छी तरह खुद पर आयात पढ़ ली और दम कर लिया और सर पर दुपट्टा ओढ़कर मैं उस हवेली नुमा घर से, जिसमें जिन्नात आबाद थे, निकलने में कामयाब हो गई थी। खुशी से मेरे रोने लगी थी। मैंने रिक्शा लिया और लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं वो जिन्नात मेरा पीछा करते हुए यहाँ ना आ जाएं। अंकल आंटी और उनके बच्चों की मौत के बारे में सोचकर भी मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरा दिल अजीब सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था उल्टी आ जाएगी। मैंने जल्दी से बैग से गेस्टो टैबलेट निकाली और चूसने लगी। अब मैं बेहतर महसूस कर रही थी। स्टेशन से मैंने टिकट बुक करवाई। ट्रेन के आने में 10 मिनट बाकी थे। जब मैं ट्रेन में दाखिल हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह तक मैं अपने गांव भी पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मेरे पास घर की चाबी थी। लॉक खोलकर मैं घर में दाखिल हो गई। सन्नाटा छाया हुआ था। अम्मी और अप्पी सो रही थी। मैं काफ़ी देर जागती रही थी। फिर अम्मी और अप्पी उठ गईं और मुझे देखकर वो ऐसा रिएक्ट करने लगीं जैसे मैं कोई भूत हूँ। खुशबू? तो उन्होंने हैरत से कहा। बहन की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। मैंने बहाना बना दिया कि अम्मी, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से आ गई और अब मेरा एफए का कोर्स मैं यही गांव से कर लूँगी। लाहौर से मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। ये सुनकर अम्मी और अप्पी गुस्सा करने लगी। उन्होंने आंटी को फ़ोन मिलाया, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। मैंने इरादा किया था आराम से अम्मी और अप्पी को भी सब बताऊँगी मेरे साथ लाहौर में क्या हुआ, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग आई थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। मुझे बुखार भी हो गया था। तबीयत में बेचैनी भी थी। मैं निढाल बेड पर लेटी हुई थी। उल्टियाँ भी आ रही थी। खुशबू, चल उठ, मैं दवा ला दूँ। देख जरा कितनी कमज़ोर हो गई है तू, अम्मी फिक्रमंदी से बोली। उस वक्त अप्पी एकेडमी में पढ़ाने गई हुई थी। अम्मी मेरे साथ जाने लगी थी, लेकिन ऐन मौके पर उनके मोहल्ले की दोस्त आ गई। वो उससे बातें करने लगी। अम्मी, मैं खुद जाकर दवा ले आती हूँ, मैंने अम्मी से कहा और पैसे लेकर तन्हा ही डॉक्टर के पास चली गई। मुझे चक्कर भी आ रहे थे। जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने मुझे पुरइंकिशाफ किया कि आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ। उसने मेरे सामने अल्ट्रासाउंड की और वहाँ वाज़े नज़र आ रहा था मैं माँ बनने वाली हूँ। वो लेडी डॉक्टर अब मुझे तहकीर आमेज़ निगाहों से देख रही थी। उसे मुझ पर शक हो रहा था कि शायद मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या मेरा कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है किसी से, जिस वजह से मुझे भी नहीं मालूम पड़ा और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इस कदर शर्मिंदा हुई कि मर जाने का दिल किया। मैं शकिस्ता कदम लिए कमरे से बाहर आई थी। मुझे वो रात याद आने लगी जब मुझे महसूस हो रहा था किसी ने मेरे कपड़े उतारे हैं और कोई मुझे छू रहा है। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। वो तो मुझे कह रहा था घर से चली जाना, लेकिन मैं नहीं गई थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोचा अम्मी और अप्पी को सब कुछ सच बताने का वक्त आ चुका है। मैं घर आई तो अप्पी भी आ चुकी थी। वो आंटी जो अम्मी की दोस्त थी वो जा चुकी थी। मुझे रोता हुआ देखकर वो दोनों दंग रह गई। क्या हुआ है खुशबू, क्यों रो रही हो तुम? मेरी बहन परेशानी से पूछने लगी। मैंने अम्मी को बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर अम्मी ने मुझे मानना ही शुरू कर दिया। अम्मी, पूरी बात तो सुन ले मेरी। मैंने रोते हुए कहा। अम्मी खुद मुझे बुरा भला कह रही थी, लेकिन मैंने उनको शुरू से सब बताना शुरू कर दिया। मेरे साथ उस घर में क्या क्या हुआ। ये तो मैंने अपनी दोस्त से भी सुना था कि सालिहा के घर में जिन्नातों का बसेरा है, लेकिन मैंने तब यकीन ही नहीं किया था।
अम्मी की बात सुनकर मुझे भी जोरदार झटका लगा था। अम्मी मुझे गले से लगाकर रोने लगी थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे यकीन था तू कभी मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। मेरी बहन भी मुझे हौसला दे रही थी। अम्मी, अब हमें क्या करना चाहिए? बहन ने पूछा। अम्मी ने कहा, इस बच्चे को ज़ाया करवा देना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिन्नात का बच्चा है और इसको दुनिया में हरगिज़ नहीं लाना है। सो यूँ हम तीनों ही गायनोकोलॉजिस्ट के पास चल पड़े। उनको हमने ये नहीं बताया कि ये बच्चा जो है वो इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का है। कुछ अदुयात उन्होंने हमें लिख दी थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा ना हुआ। किसी भी तरीके से बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा था, बल्कि अंदर उसकी ग्रोथ भी हो रही थी। अम्मी बहुत परेशान थी। वो जान गई थी ये जिन्नात का बच्चा था, इसलिए इसको हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। इसका अब एक ही तरीका है बेटा कि तेरी शादी कर दी जाए। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे जो अधूरे रह गए थे, लेकिन ये वक्त अब ख्वाब पूरा करने का नहीं था। मुझे अपनी और घर वालों की इज्जत बचानी थी। हमारी सर पर पहले ही किसी मर्द का साया नहीं था। हमारे पास पहले किसी मर्द का सहारा नहीं था। अगर गांव वालों को इस बात की खबर हो जाती कि मैं हामला हूँ तो हम तीनों के साथ बहुत बुरा होता। पूरा गांव हमारे साथ बायकॉट कर देता। अम्मी मेरा रिश्ता तलाश करने लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके 15 दिन के अंदर ही मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर शुजात मुझे से 5 साल बड़ा था। वो भी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था। शुक्र था सब ठीक चल रहा था और मेरे शौहर को मुझ पर कोई शक ना हुआ। बस मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि मैं शुजात को धोखे में रख कर उसे धोखा दे रही थी। मैंने सोचा था कि किसी तरह इस बच्चे को मार डालूं, क्योंकि मैं इस बच्चे के साथ शुजात का नाम जोड़कर गुनाहगार नहीं होना चाहती थी। जब कुछ दिन बाद शुजात को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बहुत खुश हुआ, जबकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। मैं बहुत खुश थी और समझ रही थी अब सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। शादी के तीसरे महीने मेरा काफ़ी पेट निकल आया था। मुझे लगता है हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। शुजात मेरे पेट को देखकर एक भविष्यवाणी कर रहा था। पेट को देखकर वो बोलने लगा था। मैं डर चुकी थी, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। चलो आओ मेरी जान, खुशबू, डॉक्टर के पास चलते हैं। आज अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं ताकि हमारे बच्चों का हमें जेंडर भी मालूम हो। वैसे भी बिल यकीन हमारे यहाँ 2 ट्विंस ही होंगे। शुजात ने मुझे कहा और ज़बरदस्ती डॉक्टर के यहाँ ले गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि आज भी वही लेडी डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे शादी से पहले इत्तला दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने मेरा चेकअप किया और शुजात पर तंज करने लगी। वैसे कितने बेशरम होते हैं ना वो लोग जो शादी से पहले ही सब कुछ कर लेते हैं और फिर बाद में जब उनके अमल का नतीजा सामने आता है तो शादी कर लेते हैं। उनके तंज पर शुजात दंग रह गया। मतलब क्या है आपकी बात का? वो हैरत से उस डॉक्टर को देखने लगा और उनसे पूछने लगा। मैं डर गई थी कि पता नहीं अभी डॉक्टर कहीं सच सारा ना उगल दे। इतने में ही डॉक्टर बोली। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।